करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लेस यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 4, जो रिलेटेड है हमारी बुक नेम से, जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर फिलॉसफी, गोल्स, उद्देश्य, सिद्धांत, महत्व, विशेषताएं और वर्क प्रोफाइल, जिसमें फीमेल वर्क और मेल वर्क का क्या काम होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। फर्स्ट हमें जानना है फिलॉसफी के बारे में। टॉपिक फॉर लर्न फिलॉसफी। फिलॉसफी के अंदर जैसा कि यहाँ लिखा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में आचार संहिता का अपना महत्व है। इसमें जीवन के मूल्यों, महत्व, स्वास्थ्य का स्तर आदि पर बल दिया जाता है। तो किस पर बल दिया जाता है? अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आचार संहिता। आचार संहिता से हमारा मतलब है जिसके अंदर कुछ नियम, उद्देश्य, लक्ष्य शामिल होते हैं। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने, पर्याप्त पोषण, उचित गुणवत्ता का जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्ति का जीवन व्यक्तिगत नहीं होकर के उसके साथ साथ परिवार एवं समुदाय का भी अभिन्न अंग है। हमने कम्युनिटी के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो हम ये जानेंगे कि हेल्थ नर्सिंग में एक व्यक्तित्व की ना बात होकर एक समुदाय की बात की जाती है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह परिवार एवं समुदाय का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का स्वस्थ होना अनिवार्य नहीं है, साथ ही साथ एक समुदाय का भी अनिवार्य होना, स्वस्थ होना अनिवार्य है। तो यही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की फिलॉसफी है। समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य सेवाएं बने हुए दिशा निर्देशों के आधार पर प्रदान की जाती है। तो किस आधार पर प्रदान की जाती हैं? डायरेक्शंस के द्वारा, जिसमें कि कुछ नियम्स होते हैं, कुछ एम डिसाइड किए जाते हैं, कुछ प्रोसीजर डिसाइड किए जाते हैं। इस तरीके से एक नर्सिंग जो है वर्क करता है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का अभिन्न अंग बन जाती हैं, जो समुदाय के बेहतर रूप से क्रियान्वयन यानी कि चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं की प्रभाविता पूर्णतः क्रियान्वयन पर ही निर्भर करती है। क्रियान्वयन का मतलब यहाँ पर होता है वर्क, यानी कि कार्य करना। इसके दौरान ही समुदाय में मूल्यांकनकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से हम कार्य करते जाते हैं, विकास करते जाते हैं, उसी तरीके से हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें देख सकते हैं। फिलॉसफी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें गोल्स। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या क्या गोल्स डिसाइड करते हैं अपने वर्क को करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सामुदायिक निदान करना। निदान मीन्स हमने पहले भी पढ़ा था, छुटकारा पाना, यानी कि गेट रिड ऑफ। जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना, यानी जब हमारे पास एक पेशेंट या फिर कोई भी कोज की बात की जाती है तो उसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो बहुत ही डिमोरलाइज हो जाता है। तो इसी को देखते हुए उसकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य होता है, गोल होता है। पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, जिससे अपंगता दर को न्यून किया जा सके, यानी कि कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। रोकथामात्मक सेवाओं में वृद्धि करना, यानी कि किसी भी डिसीज को या फिर जो नर्सिंग प्रोसीजर है उसकी रोकथाम करना या उस चीज को रोकना। रेफरल सेवाएं प्रदान करना, क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं उनको प्रदान करना ही हमारा क्या मेन लक्ष्य यहाँ पर बन जाता है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति देखना एवं आगे की रणनीति बनाना। किस कार्य के लिए हमें क्या प्रोसीजर अप्लाई करना चाहिए या किस तरीके से कार्य करना चाहिए, वही हमें इसमें रणनीति बनाई जाती है। ये भी एक हमारा लक्ष्य होता है। समुदाय के जोखिम वर्गों का ध्यान रखना, यानी कि एक कम्युनिटी के अंतर्गत क्या क्या जोखिम, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनके भी ध्यान रखना हमें बहुत ही जरूरी है। रोगजनक कारकों का पता लगाना, कि पहले अगर हम किसी चीज के बारे में या किसी डिजीज के बारे में या किसी पेशेंट के बारे में हम जानते हैं तो सबसे पहले उसके रोग का पता लगाया जाता है। उससे पूछा जाता है कम्युनिटी
करके कि आप किस समस्या या क्या क्या प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, तो उनसे पूछकर उस रोग का पता, उस सिम्टम्स के आधार पर उनका पता लगाया जाता है और उसी के बाद उन रोग कारकों का निदान किया जाता है। मृत्यु दर न्यून करना, अगर हम रोग कारकों का पता लगा लेते हैं तो इसके बाद जो प्रोसीजर होता है उसमें मेडिसिन प्रोवाइड करना या फिर एक अच्छी हेल्थ नर्सिंग फैसिलिटीज देना ताकि उस डिसीज की दर को कम किया जा सके और जिससे कि मृत्यु से रोकथाम की जा सके। नवीन अनुसंधान पर जोर देना, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज का आना या किस चीज में किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है तो उस चीज पर हमें ध्यान देना बहुत ही नेसेसरी है। बीमारियों के प्रचलन दर को कम करना, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की गुणवत्ता बनाए रखना, या जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पर एक व्यक्ति की नहीं, एक समुदाय यानी कि कम्युनिटी की हेल्थ पर ध्यान देंगे, उनके पर्यावरण मुद्दों पर या फिर वहाँ फैलने वाली बीमारियों पर, सारी चीजों पर ध्यान देकर ही हम उस गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। तो यही गोल्स डिसाइड किए जाते हैं हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्रदान की जाने वाली समस्त स्वास्थ्य सेवाएं समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल द्वारा रोग मुक्त रखना तथा उनको उन्नत बनाना है। यानी कि किसी भी नर्सिंग का उद्देश्य सर्वप्रथम होता है कि उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए कि किस बीमारी से आप किस तरीके से निजात पा सकते हैं तथा साथ ही साथ उनकी देखभाल किस प्रकार से की जानी चाहिए, किस तरीके की सेवाएं आपको लेनी चाहिए, किन किन चीजों का आपको प्रोटोकॉल्स का पालन आपको करना चाहिए, जिससे कि वह स्वयं का और समाज का विकास सुनिश्चित कर सके और देश को उस बीमारी या उस रोकथाम से बचा सके। इसमें रोकथामात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ नैदानिक उपचारात्मक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपकी गर्भवती महिलाओं, माताओं, नवजात एवं छोटे बच्चों की उचित देखभाल करना। सबसे ज्यादा जरूरी रहता है हमारे लिए छोटे बच्चों की उचित देखभाल करना, क्योंकि उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ही कठिन माना जाता है। नवजात नेक्स्ट है हमारा टीकाकरण द्वारा रोगों के होने की संभावना को नगण्य करना। इस शब्द को हम पहले भी जान चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम रोगों को कम करते हैं टीकाकरण के द्वारा। विभिन्न प्रकार के टीकाकरण से, जैसे कि आपको पता है कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है या अन्य टीके होते हैं, इसी तरीके से हम रोगों की संभावना को कम कर सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य होता है। सकल जन्म दर, मृत्यु दर को कम करना। डिसीजेस की रोकथाम या फिर कुपोषण का शिकार ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, इसी वजह से हम मृत्यु दर पर ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनके द्वारा हम मृत्यु दर को कम कर सके। पौष्टिक आहार देकर उचित देखभाल द्वारा मातृत्व मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर को कम करना। ज्यादातर महिलाओं में पाया जाता है कि वो खान पान यानी कि न्यूट्रिशन समय पर ना लेने की वजह से उन नवजात शिशु की मृत्यु दर काफी अधिक हो जाती है। इसीलिए हमें उनकी उचित देखभाल करने की बहुत ही आवश्यकता होती है और यही हमारे नर्सिंग का लक्ष्य होता है कि उन्हें सही से शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी दर को कम करना, यानी कि बच्चों के अंतर्गत डिसेबिलिटीज बहुत पाई जाती है, जैसे कि पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से उनके अंगों का पूर्ण तरीके से पनपना, जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना, या अगर हम किसी बच्चे या फिर महिला जो गर्भवती महिला है उसको पौष्टिक आहार नहीं देते हैं तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम हो जाती है और इसी दर को बढ़ाना, मातृत्व मृत्यु दर कम करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाया जा सकता है। बुजुर्ग
या अपंग व्यक्तियों की विशेष देखभाल करना, पर्यावरण स्वच्छ बनाना या उसे स्वच्छ रखना, रोगों की रोकथाम एवं समय पर उपचार करना। जब भी हमें कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि उस रोग को वहीं पर रोका जा सके। ऐसा ना करने से वो रोग काफी लंबे समय के लिए पनपता रहता है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं और साथ में अपनी कम्युनिटी को भी इस अस्वस्थता से हम ग्रसित करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं का मूल्यांकन करना, यानी कि क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं हमें लेनी चाहिए, किस किस तरीके से हमें कौन कौन सा भोजन किस टाइम पर खाना चाहिए, इस चीज का मूल्यांकन करते रहना चाहिए या डेली चेकअप, मंथली चेकअप हमें जरूर कराना चाहिए। अधिक बेहतर तकनीक का उपयोग करना, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो भी हमें टेक्नोलॉजीज आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अपना ही ये ना हो करके कि घर पे घरेलू नुस्खे अपना करके हम खुद को इस समस्या में और बढ़ा दें। इसलिए बेहतर है कि हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। इसको ही बेहतर तकनीक का उपयोग करना कहा जाता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट प्रिंसिपल है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स समुदाय में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं समुदाय के लोगों को प्रदान करता है। इसके अंतर्गत हम लोगों से मिलते हैं, मिलने के बाद उनसे बातचीत कर उनकी कम्युनिटी में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे जानते हैं और उसी हिसाब से हम उन पर कार्य करते हैं, जिससे समुदाय के लोगों का अच्छा जीवन यापन हो जाता है। समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि इसका समय समय पर मूल्यांकन किया जाए, जांच की जाए कि कौन सी जो चीजें हम ले रहे हैं, जो मेडिसिन हम ले रहे हैं कि वो कितनी सक्षम है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का अपना कार्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर करना चाहिए तथा समय समय पर सहयोगियों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। सामुदायिक कि प्रिंसिपल होते हैं कि वो एक ही इंसान पर निर्भर ना रहे बल्कि और भी जितने भी गाइडर्स हैं उनसे हम गाइडेंस ले करके अपनी जो समस्या है उस पर काम करें। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बिना किसी पक्षपात के सभी को समान रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि एक समुदाय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरह के विभिन्न जाति के धर्म के लोग रहते हैं, तो इन जाति धर्म या फिर किसी चीज का भेदभाव ना करते हुए सभी को समान रूप से सेवाएं उपलब्ध कराना ही हमारा नर्सिंग का प्रिंसिपल है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को उपचार से भली रोकथाम सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए, यानी कि रोकथाम मीन्स प्रिवेंशन या प्रिवेंट बेटर देन क्योर। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को उपचार यानी कि इलाज कर जो सिद्धांत है उन पर कार्य करना चाहिए, यानी कि इन प्रिंसिपल्स को नजरअंदाज ना किए बिना हमें उन पर कार्य करना चाहिए। एक टीम वर्क करना चाहिए, साथ ही साथ बिना भेदभाव किए पक्षपात किए हमें सभी को समान रूप से सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में टीम भावना होनी बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हम पहले ही पॉइंट पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर सहयोगियों द्वारा यानी कि साथ मिलकर कार्य करना चाहिए और इसी साथ मिलकर कार्य करने को हम टीम वर्क कहते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य सेवाएं सभी को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। कई जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध नहीं की जाती हैं क्योंकि वहां तक हमारी सेवाएं पहुंचना काफी ही कठिन हो जाता है। तो इसी के लिए हमारा एक प्रिंसिपल है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य सेवाएं सभी जगहों पर उपलब्ध की जानी चाहिए, चाहे वो ग्रामीण हो, शहर हो या अन्य क्षेत्र। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में समुदाय की भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत समुदाय खुद को
समुदाय की स्वास्थ्य नर्सिंग में सौंप कर, यानी कि उन पर पूर्ण तरीके से ट्रस्ट कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, यही हमारा उद्देश्य होता है। और इसके लिए हमें कम्युनिकेट करना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि वो समुदाय की भागीदारी हो सके। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को अपने क्षेत्र की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस किस तरीके का किस क्षेत्र में कौन सी जाति ज्यादा निर्भर करती है, ज्यादा रहती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने क्षेत्र की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि वहां पर मृत्यु दर कितनी है, या फिर वहां पर जो महिला जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी उपस्थिति कितनी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें पूर्ण जानकारी अपने ऑफिसर्स यानी कि उस कार्य को चलाने वाले को हमें देनी चाहिए, ताकि पूरी सेवाएं हम तक पहुंच सके। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का सही रूप से रिकॉर्ड सुनिश्चित करना, यानी कि साथ ही समय समय पर रिपोर्ट उच्च स्तर अधिकारियों को दी जानी चाहिए। यही टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड है कि पूर्ण जानकारी, जो भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं अपने समुदाय के अंतर्गत, वही जानकारी हमें उच्च स्तर के अधिकारियों को हम तभी दे सकते हैं जब हमारे पास स्वयं पूर्ण जानकारी होगी। और यही नर्सिंग का काम है कि वो अपने एक क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण जानकारी प्राप्त करे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जानकारी एक इंसान को जानकारी होना असंभव है। इसलिए छोटे छोटे क्षेत्रों में जाकर अगर हम नर्सिंग सुविधाएं देते हैं तो वो सारे अलग अलग नर्सिंग क्षेत्र जितने भी हैं वो एक उच्च स्तर के समुदाय को पूर्ण जानकारी दे सकते हैं। तो यही हमारी नर्सिंग का प्रिंसिपल है। तो इन प्रिंसिपल्स के बाद इनके बाद जानने के बाद हम नेक्स्ट जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है, क्या महत्व है एक व्यक्ति या फिर एक समुदाय के अंतर्गत। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग देखभाल व्यक्तिगत देखभाल नहीं होकर एक सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। तो ये ऑब्वियसली कम्युनिटी से ही रिलेटेड होगी, ना कि एक व्यक्ति से, व्यक्तिगत देखभाल से, जो कि समुदाय के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करती है, जो कि पूरे समुदाय के विकास की बात करती है। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में रोकथामात्मक, उपचारात्मक, पुनर्वास एवं उन्नयन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर एक महत्व क्या है कि हमें रोकथामात्मक यानी कि बीमारियों को रोकने के लिए रोकथामात्मक, उपचारात्मक, पूर्णतः उपचार या जानकारी, उन्नयन स्वास्थ्य देखभाल यानी कि पूर्ण देखभाल दी जाती है नर्सिंग के थ्रू, जिसमें मुख्य जोर रोकथामात्मक देखभाल पर दिया जाता है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले किसी भी बीमारी का जो स्टार्टिंग शुरुआत होती है वो किससे होती है, अगर हम शुरू में ही उस बीमारी को रोक देंगे तो जो हमें स्वास्थ्य देखभाल करनी पड़ रही है या फिर जो उपचार करने पड़ रहे हैं, जो मेडिसिन देनी पड़ रही है, जो गाइडेंस देनी पड़ रही है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है रोकथामात्मक देखभाल पर, जो कि व्यक्ति में रोगों की उत्पत्ति ही नहीं हो एवं उसका स्वास्थ्य बेहतर रहे। यहाँ पर भी लिखा है कि रोगों की उत्पत्ति को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जोर रोकथामात्मक देखभाल को दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा महत्व है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में टीम भावना पर जोर दिया जाता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक टीम वर्क है जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों में हम की भावना विकसित होती है। ये एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। कई जगहों पर आप जाते हैं और आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके से या फिर रूडली बिहेव किया जाता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहां पर हम की भावना नहीं है, एक
टीम वर्क नहीं है। तो इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारे सिद्धांत भी यही कहते हैं कि सबसे पहले हमें एक टीम वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग केवल स्वास्थ्य देखभाल पर ही केंद्रित नहीं होती, इसमें परिवार कल्याण एवं विकास पर जोर दिया जाता है, जिसमें समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना पूर्ण हो सके। यानी कि ये केवल स्वास्थ्य देखभाल की ही बात नहीं करता, साथ ही साथ एक परिवार कल्याण की भी बात करता है। अगर एक व्यक्ति या एक समुदाय जो है स्वस्थ रहता है तो वो बेहतर कार्य कर सकता है। अगर वो अस्वस्थ है तो वो पूर्ण तरीके से परिवार या फिर समुदाय में अपना योगदान नहीं दे सकता। तो इसीलिए अगर हम एक व्यक्ति को स्वस्थ करते हैं या फिर एक समुदाय को स्वस्थ करते हैं तो वो एक समुदाय की बात नहीं होती, वो पूरे समाज की बात होती है, जिसमें एक समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना पूर्ण हो जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में जोखिम वर्ग का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें समुदाय का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में गर्भवती महिला नवजात देखभाल पर इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लास्ट टॉपिक की, जिसके अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में जोखिम वर्ग का विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे समुदाय का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके, जिसके अंतर्गत ज्यादातर गर्भवती महिलाओं नवजात शिशुओं की देखभाल पर विशेष जोर दिया जाता है। क्योंकि अगर किसी चीज की नींव यानी कि बेस ही कमजोर होगा तो वो चीज आगे ही मजबूत नहीं रहेगी। इसीलिए अगर हम एक गर्भवती महिला जो एक नवजात शिशु को जन्म देने वाली है उस पर ज्यादा जोर देते हैं तो इससे संभावना है कि वो शुरू में ही एक स्वस्थ और मजबूत नींव मिलेगी हमें, जिससे कि आगे चलकर स्वस्थ समुदाय की हम कल्पना कर सकते हैं, जिससे इनकी मृत्यु दर में भी अपेक्षाकृत कमी लाई जा सकती है एवं राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो अगर हम जोखिम वर्ग की बात करें तो सबसे ज्यादा जोर जो है गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं पर दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि उसकी क्वालिटीज के बारे में जानना, जिसमें कि काफी सारी क्वालिटीज यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें से पहली क्वालिटी है हमारी प्लानर। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो एक हम उसके अंदर पहली क्वालिटी ये है कि यहाँ पर एक प्लानर होता है जो कि प्लान करता है कि किस किस संसाधनों को किस किस क्षेत्र में पहुंचाना है और कहाँ पर इस चीज की आवश्यकता ज्यादा है। उसी के हिसाब से वहां पर धन का खर्च, उचित धन की खर्च, साथ ही में मेहनत या वर्कर्स को अपॉइंट करना कि किस किस क्षेत्र के अंतर्गत किन कार्य क्षेत्रों में किन की आवश्यकता ज्यादा है, इसी को कहते हैं प्लानर। या फिर टेक्नोलॉजीज, कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज या किस क्षेत्र के अंदर किस बीमारी का ज्यादा फैलाव हो रहा है उसके आधार पर यह निर्धारित करना कि उस क्षेत्र को इन संसाधनों की आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत चाहे वो पौष्टिक आहार हो या फिर टेक्नोलॉजीज हो। इसी के अंतर्गत नर्सिंग की सेकंड क्वालिटी होती है ऑर्गेनाइजर। इसमें एक ऑर्गेनाइजर भी होता है जिसके अंतर्गत उसका कार्य होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण अंग, यह एक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है और देखता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का संयोजन समय समय पर हो रहा है या नहीं, संसाधनों का भी संयोजन करता है कि कौन सा संसाधन किस क्षेत्र में जाए। नेक्स्ट हमारा है देखभाल करने के रूप में। अगर हम नर्सिंग की बात करें तो देखभाल किस आधार पर की जाती है या फिर देखभाल को लेकर के नर्सिंग किस प्रकार से रोल प्ले करती है, इसके बारे में भी हमारी
हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। सामुदायिक नर्स समुदाय में समुदाय के लोगों के लिए देखभाल प्रदान करने के लिए सजग रहती है, यानी कि हमेशा आगे रहती है। सामुदायिक नर्स लोगों को आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती है। जहां पर जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, सामुदायिक नर्स लोगों को उसी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। उसका मुख्य ध्यान यानी कि फोकस जो है रोकथामात्मक यानी कि प्रिवेंटेशन, जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि शुरू में ही अगर किसी चीज को हम रोक देते हैं तो आगे संभव है कि हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसीलिए शुरू में ही किसी भी बीमारी को रोकना, एक समुदाय में पनपने से पहले, एक वर्ग में फैलने से पहले ही उसे हमें वहीं पर नष्ट कर देना ही हमारा लक्ष्य होता है, जिससे कि समुदाय में रोग होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। इसके अलावा वह उपचारात्मक यानी कि क्यूरेटिव एवं उन्नयन यानी कि प्रोमोटिव प्रकार की सेवाएं भी रोगी को उपलब्ध कराती है। यानी कि हमें उस चीज के बारे में क्यूरियोसिटी होना कि हम जाने कि ये बीमारी से क्या क्या इसके परिणाम निकलेंगे। इसीलिए हमें उनको शिक्षित किया जाता है, एक वर्ग को, एक समुदाय को, ताकि हम जान सके कि कौन सी चीजें हमारे लिए आवश्यक है और कौन सी नहीं, या फिर उनको प्रमोट करना कि आप इस स्तर पर इस चीज से निजात पा सकते हैं, ये कार्य करके आप इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। यही हमारी नर्सिंग का महत्वपूर्ण लक्ष्य या फिर उसकी क्वालिटीज है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्वालिटी है हमारी, जिसमें कि हम बताते हैं कि आपको समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, परिवार नियोजन कितना रखना चाहिए, यानी कि आप एक परिवार के अंतर्गत कितने फैमिली मेंबर्स होना जरूरी है ताकि हम पौष्टिक आहार दे सके उनको। अगर एक फैमिली के अंतर्गत 8 से 10 मेंबर हैं तो ये कोई, अगर हमने बात करी कि एक नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह रोकथामात्मक यानी कि प्रिवेंटेशन पर जोर दे, शुरू में ही किसी चीज की रोकथाम की जा सके, उस बीमारी यानी कि डिसीज का शुरू में ही रोकथाम की जा सके। इसके बाद हम ध्यान देते हैं उपचारात्मक या फिर प्रोमोटिव पर। अगर वो बीमारी या वो रोकथाम असंभव है तो हम उसके बाद उपचारात्मक यानी कि सही उपचार पर जोर देते हैं और उसके बाद प्रोमोटिव पर। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हम किस किस चीजों पर ध्यान देते हैं वो हम जानेंगे। तो हम ध्यान देते हैं टीकाकरण पर। टीकाकरण कराना या फिर परिवार नियोजन कितना होना चाहिए, कितने मेंबर एक परिवार के अंतर्गत होने चाहिए, या स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन भी इस नर्सिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि अगर ये एजुकेशन ना होने की वजह से कई लोगों को इस चीज की पूर्ण जानकारी नहीं होती है कि हमारे लिए कौन सा आहार आवश्यक है, हमें कैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, हमें कितने फैमिली मेंबर या कितना परिवार नियोजन रखना चाहिए, ताकि सभी को एक पूर्ण शिक्षित तरीके से कह सकते हैं, आर्थिक रूप से कह सकते हैं, फाइनेंशियल रूप से इकोनॉमिकली कह सकते हैं, हर तरीके से एक स्वस्थ समुदाय की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब एक परिवार नियोजन सीमित होगा। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरणीय स्वच्छता। अगर हम अपने पर्यावरण, अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखते हैं तो इससे भी बहुत ही लाभ मिलता है। एक स्वच्छ और स्वस्थ समुदाय की कल्पना हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा यानी कि MCH केयर। मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य का जन्म ही बाय बर्थ से होता है। अगर हम एक नवजात शिशु जिसकी ग्रोथ पर हम शुरू में ही ध्यान दे देते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं, तो बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि वो आगे चलकर एक स्वस्थ मनुष्य बन पाएगा और एक अपने समुदाय या समाज को एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण दे पाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध पीने का जल।
शुद्ध पीने के जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितना हम स्वच्छ आहार लेते हैं उसी तरीके से हमें शुद्ध पानी यानी कि शुद्ध पेय पदार्थ भी लेने आवश्यक है। रोगों का उपचार एवं स्थानांतरण करना यानी कि रोगों का जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं रोकथामात्मक से अगर काम नहीं चलता है तो हम उपचार करते हैं। उपचार में हम ये देखते हैं कि कौन सी बीमारी का किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है और उसे किस तरीके से बदला जा सकता है एक अस्वस्थ मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में। अस्वस्थ नेक्स्ट है हमारा स्वस्थ शिक्षक के रूप में यानी कि एज अ हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर का कार्य जिसमें हमारी क्वालिटी है कि स्वस्थ शिक्षा समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य भाग है, जिसमें उसे समुदाय के लोगों को जागरूक करने यानी कि एजुकेट करने की और स्वस्थ शिक्षा प्रदान करनी होती है, जिससे लोग स्वस्थ एवं अपने परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे यानी कि आगे रहे और निर्भर रहे एवं जब भी सेवाओं की आवश्यकता हो तो तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें। एक एजुकेटर का काम होता है उनको पूर्ण जानकारी देना कि क्या क्या सिम्टम से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और किस किस चीज के किस बीमारी के टाइम क्या रोकथाम क्या प्रिवेंटेशन किस तरीके से कार्य करना चाहिए या किससे कंसल्ट करना चाहिए। वहां पर एक नर्स योगदान प्ले करती है या हमें एक डॉक्टर या फिर उससे भी उच्च अधिकारी से सलाह लेनी चाहिए। तो ये सब निर्भर करता है हेल्थ एजुकेटर पर। हमें पूर्ण जानकारी अगर नहीं होगी तो हम यह नहीं जान पाएंगे कि हमें किस से कंसल्ट करना है और किससे जानकारी लेनी है। एवं जब भी सेवाओं की आवश्यकता हो तो तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि रोग का निदान समय पर हो सके और घातक स्थिति पैदा ना हो। सामुदायिक नर्स लोगों को यह भी शिक्षा प्रदान करती है कि किस प्रकार छोटी छोटी सावधानियों से रोगों को होने से रोका जा सकता है। जैसे कि कहीं पर भी अगर हम देखते हैं कि अशुद्ध पानी है और अगर हम उसे ऐसे ही पी लेते हैं तो हम भी अस्वस्थ हो जाते हैं और हम भी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कई प्रकार की बैक्टीरिया पनपते हैं। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम छोटी छोटी सावधानियां रखें, जैसे कि खाना खाते टाइम खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, या फिर पानी अगर हमें पता है कि ये पानी अस्वस्थ है या फिर इसमें कीटाणु है तो हमें उस पानी को उबाल कर और छान कर पीना चाहिए, या फिर कुछ तकनीक जिसमें कि प्योरीफायर या अन्य चीजों का इस्तेमाल कर हमें उस पानी को शुद्ध करके शुद्ध जल का उपयोग करके पीने की आवश्यकता है। तो यही एक स्वस्थ शिक्षक का कार्य होता है, जिसमें कि वह बताता है कि हमें शुद्ध जल पीना चाहिए, टीकाकरण करवाना बहुत ही जरूरी है, स्वस्थ दिनचर्या यानी कि हमें अपनी दिनचर्या जैसे कि सुबह उठकर व्यायाम करना भी बहुत ही आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए खाना खाना ही बहुत जरूरी नहीं है, या फिर पूरा न्यूट्रिशन पौष्टिक आहार लेना या फिर सब्जियों और फलों को धोकर कार्य में लेना ही आवश्यक नहीं है। उसके साथ साथ हमें मेंटली और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें स्वस्थ दिनचर्या अपनी रखनी चाहिए। शौचालय का प्रयोग खुले में शौच करने से पर हमें रोक लगानी चाहिए, जिसके लिए सरकार ने काफी योजनाएं भी चालू की हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्सर्जित पदार्थों का सही निस्तारण, यानी कि जो भी हमारा एक्सक्रीटा या फिर उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उन्हें हमें सही जगह निकास करना चाहिए। अगर हम घर के अंदर ही कचरा या फिर जो भी उत्सर्जित पदार्थ हैं वो रखते हैं तो उससे कई कीटाणु बैक्टीरिया जो हैं पनपने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। इसीलिए हमें उनका सही से निस्तारण करना चाहिए किसी भी माध्यम से। खाना खाने से पहले हाथ धोना, देखो इस टॉपिक के बारे में हमने अभी आपको बताया था कि खाना खाने से पहले हाथ धोना भी बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ खाना खाने के बाद भी हाथ धोना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं और हम उन्हीं हाथों से और किसी सामान को छूते हैं, जिससे कि जर्म्स जो है या जितने भी बैक्टीरिया हैं वो उस
वस्तु पर जा बैठते हैं और वो दूसरे व्यक्ति को या फिर एक समुदाय को भी हानि पहुंचा सकते हैं। शौच के उपरांत अच्छी तरह से हाथ धोना। जब भी हम शौचालय या फिर शौचालय जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो अच्छी तरह से हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना एवं उसका उचित निकास। किसी भी बर्तन को उल्टा करके रखना चाहिए ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो और उसमें जो है बैक्टीरिया ना पनपे, और उचित पानी का उचित निकास हो, एक रास्ता हो जिसके थ्रू वो पानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके और हम बीमारियों से बच सके। इसी को कहा जाता है कि रोकथामात्मक, और इसी पर पूर्ण जोर दिया जाता है कि हम किसी भी चीज को हम शुरू में ही अगर रोक देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है स्वस्थ समुदाय की कल्पना करना। नेक्स्ट है, इसमें एक एडवाइजर भी होता है। हमारे एडवाइजर का काम होता है सामुदायिक नर्स, क्योंकि समुदाय के लोगों के बीच रहती है, उसकी विश्वसनीयता समाज के लोगों में अधिक होती है। इस कारण समुदाय के लोग नर्स की सलाह पर अधिक विश्वास करते हैं, जिससे किसी भी समस्या के दौरान वह लोगों को समय पर सही तरीके से समस्या से निजात प्राप्त करा सकती है। तो एक एडवाइजर जो कि हमें पूर्ण जानकारी देती है और साथ ही साथ एक विश्वास कायम करती है, जिसके पास हम किसी भी समय और किसी भी स्थिति में जा सकते हैं और उनसे अपनी जो भी समस्या है उसका निदान पा सकते हैं। तो इसीलिए एक एडवाइजर का होना भी बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमें एक नर्सिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है समुदाय में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिससे किसी एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण निजात नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि समुदाय नर्स को संयुक्त प्रयास करने होते हैं, जैसे कि अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वयं सेवक संगठन यानी कि कुछ एनजीओज, अन्य विभाग और समुदाय के लोग आदि के संयुक्त प्रयास द्वारा ही स्वास्थ्य समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इसके लिए सभी में टीम भावना होनी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करें कि एक ही समुदाय अगर एक नर्स ही हमें स्वस्थ जानकारी दे सकती है, स्वस्थ रहने के बारे में बता सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है। हमें और लोगों से भी जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए कई एनजीओज या कई विभाग या कई समुदाय के लोग जो हैं हमें पूर्ण जानकारी देते हैं ताकि हम उन समस्याओं से छुटकारा पा सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है लीडर। लीडर का यहाँ पर क्या रोल होता है, तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वालिटी की, जिसमें है लीडर। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में सेवा प्रदान करने वाली मुख्य इकाई समुदाय है। इसके लिए उसे एक कुशल नेता यानी कि लीडर जो कि एक संचालन करता है, बताता है कि किस किस क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है, तो वो किस आधार पर या किस तरीके से वहां पर पहुंचाई जाए, या फिर पूर्ण जानकारी रखना ताकि वो जो भी सेवाएं या संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो गलत हाथों में ना पहुंचे या फिर उनका सही तरीके से उपयोग हो सके। के रूप में अपने सहयोगियों एवं समुदाय के सदस्यों लोगों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे वह बेहतर जीवन प्राप्त कर सके। वह वातावरण में स्वच्छता एवं पूर्ण पोषण के लिए समुदाय के अन्य लोगों को प्रेरित करे, जिससे समाज के लोग उनकी बातों पर अमल करें। समय समय पर सहयोगियों को कुशल नेता की तरह मार्गदर्शन देना चाहिए। तो एक लीडर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वह लोगों को प्रेरित करे, लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। नेक्स्ट क्वालिटी है नियंत्रक। नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर। नर्सिंग के अंतर्गत एक नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर का कार्य होता है कि वह नर्स समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए
प्रभावी रूप से जिम्मेदार होती है। उसे स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन को सहयोगियों की सहायता से प्रभावी बनाना चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पुनरावृत्ति ना हो और ना ही कोई व्यक्ति इससे अछूता रहे। एक कंट्रोलर का कार्य होता है कि किसी भी चीज को दोहराया ना जाए। अगर कोई समस्या या फिर कोई संसाधन की अनुपलब्धता है तो उसे वहां पर पूर्ण रूप से पहुंचाकर उसको वहां पर दोहराया ना जाए, बल्कि जिस क्षेत्र में उस चीज की आवश्यकता है उसको पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति उस संसाधन या फिर उस चीज से अछूता ना रहे। इस सारी सेवाओं का समुचित प्रबंधन हो, यही एक कंट्रोलर का कार्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य। तो हमारे कर्मियों के कार्यों के अंतर्गत दो प्रकार के कार्यकर्ता शामिल हैं, जिसमें कि फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर आते हैं। फीमेल और मेल हेल्थ वर्कर। फीमेल हेल्थ वर्कर और मेल हेल्थ वर्कर का कार्य अलग अलग क्षेत्र में होता है। कुछ क्षेत्रों में फीमेल की आवश्यकता अधिक मानी जाती है, क्योंकि कई व्यक्ति या कई लोगों की यह धारणा है कि उन्हें एक महिला कार्यकर्ता से अपना इलाज कराना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए करतार सिंह कमेटी की अनुशंसा पर सरकार द्वारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना यानी कि मल्टीपल हेल्थ वर्कर स्कीम शुरू की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त की गई। इसी के अंतर्गत समुदाय में विभिन्न स्वास्थ्य कर्मी अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसका कार्य अपने अपने पद के अनुरूप भिन्न भिन्न होता है, जैसे कि दाई, एएनएम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सहायक, आशा या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सभी अपने अपने पद पर अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही सक्षम माने जाते हैं और इनको पूर्ण एजुकेशन यानी कि पूर्ण एजुकेशन के साथ आप तक पहुंचाया जाता है, ताकि आप अपनी जो भी समस्याएं हैं इन हेल्थ वर्कर्स से या फिर फीमेल हो चाहे मेल हो, आप अपनी समस्याओं को शेयर कर सकें। नेक्स्ट, फीमेल हेल्थ वर्कर के बाद आता है हमारा स्वास्थ्य सहायक पुरुष यानी कि हेल्थ असिस्टेंट मेल। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि सुपरविजन करना। सुपरविजन मतलब स्वास्थ्य सहायक अपने सहयोगी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का सुपरविजन करता है एवं सुनिश्चित करता है कि कार्य संपादन सही रूप से हुआ है या नहीं, यानी कि किसी भी चीज को एग्जामाइन करना, देखना ही सुपरविजन कहलाता है कि वो कार्य सही तरीके से हो पाया है या नहीं, या उसमें क्या क्या कमियां आ रही हैं। जो कमियां आ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसका मार्गदर्शन करना ही एक हेल्थ असिस्टेंट का काम होता है। स्वास्थ्य सहायक अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्रों की साप्ताहिक विजिट करता है। इसका कार्य होता है कि सप्ताह में या फिर महीने में जाकर यह देखना कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सही प्रकार से हो रहे हैं या नहीं, या जो भी दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है वो प्रदान किए जा रहे हैं या नहीं। वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपने कार्य के नियोजन यानी कि प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। एक सुपरवाइजर का काम होता है कि सभी क्षेत्रों में जाकर विजिट कर वो यह मार्गदर्शन करे कि वहां पर जो भी कार्य कराए जा रहे हैं वो पूर्ण तरीके से सही तरीके से कार्य संपन्न किए जा रहे हैं या फिर नहीं, और उनको ध्यान में रखते हुए उनका मार्गदर्शन करना ही एक सुपरविजन का यानी कि सुपरवाइजर का काम होता है। वह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मासिक समीक्षा रिपोर्ट अपने उच्च स्थित अधिकारियों को प्रयुक्त करता है, यानी कि अपने से ऊपर जो भी सुपरवाइजर होते हैं उनको पूर्ण जानकारी देना यानी कि पूर्ण रिपोर्ट देना ही उसका कार्य होता है। एक हेल्थ असिस्टेंट का कार्य होता है कि परिवार नियोजन यानी कि
फैमिली प्लानिंग, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सहायक अपने सहयोगी कार्यकर्ताओं को उनके क्षेत्र में स्थित योग्य दंपतियों द्वारा गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ वह यह बताता है कि फैमिली प्लानिंग एवं छोटे परिवार के क्या फायदे हैं, या फिर स्वास्थ्य सहायक साप्ताहिक रूप से उपकेंद्रों पर परिवार नियोजन क्लिनिक का आयोजन करवाता है, जैसे नसबंदी शिविर। इसके अंतर्गत परिवार में आपको कितने सदस्य होने चाहिए, या फिर उसके क्या क्या लाभ हैं, या फिर क्या क्या परिणाम इसके हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना ही सुपरवाइजर का काम होता है। साथ ही साथ पर्यावरण स्वच्छता, इन्वायरमेंटल हाइजीन, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह खुद स्वयं के साथ साथ एक पर्यावरण को भी हाइजीन रखे, ताकि स्वास्थ्य सहायक अपने क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करता है एवं पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा की गई गतिविधियों की समीक्षा करता है। आवश्यकता होने पर वह स्वयं जन समुदाय में जाकर शौचालय उपयोग, स्वच्छ जल, मल मूत्र का उचित निस्तारण आदि की जानकारी समुदाय को प्रदान करता है एवं जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की समीक्षा करता है। तो एक सुपरवाइजर का कार्य होता है कि वह ना कि ऑर्डर दे, बल्कि वह खुद भी जिन जिन क्षेत्रों की समीक्षा उसे करनी है वहां पर स्वयं जाकर देखे कि जो भी क्षेत्र उपयोग में लाया जा रहा है वहां पर मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर अन्य प्रकार के प्रदूषण की स्थिति क्या है। नेक्स्ट है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल। नर्सिंग में फीमेल हेल्थ असिस्टेंट का क्या कार्य होता है? तो करतार सिंह कमेटी के द्वारा अनुशंसित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्कीम के तहत 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर एक महिला स्वास्थ्य सहायक की नियुक्ति की जाती है। यानी कि एक क्षेत्र के अंतर्गत 20 से 30,000 जनसंख्या पर एक महिला को नियुक्त किया जाता है। यह जनसंख्या सामान्य क्षेत्रों के लिए 30,000 रखी गई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20,000 रखी गई है, क्योंकि वहां के क्षेत्र काफी दूर पर होते हैं। इसके कार्य क्षेत्र में 6 उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, जिसका कि स्वास्थ्य सहायक की सुपरविजन करना होता है। यानी कि स्वास्थ्य सहायक का सुपरविजन करना जिसका कार्य होता है। स्वास्थ्य सहायक द्वारा निम्न गतिविधियां संपादित की जाती है। यानी कि नर्सिंग का कार्य होता है आपको पूर्ण जानकारी देना, शिक्षित करना और आपकी देखभाल करना। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक हेल्थ असिस्टेंट की, जिसका कार्य होता है कि वह जगह जगह पर जाकर सुपरविजन यानी कि देखे कि वह वहाँ की किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, क्या क्या कार्य किया जा रहा है, संसाधनों की पूर्ण पूर्ति कराई जा रही है या नहीं, और उसकी समीक्षा कर रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना ही एक हेल्थ असिस्टेंट का कार्य होता है। जिसमें कि एक क्षेत्र में 20 से 30,000 लोगों पर एक हेल्थ असिस्टेंट नियुक्त की जाती है। इसी हेल्थ असिस्टेंट में सुपरवाइजन का कार्य होता है कि स्वास्थ्य सहायक अपने सहयोगी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का सुपरविजन करती है। जिस प्रकार से एक मेल हेल्थ असिस्टेंट वर्क करता है, उसी प्रकार से एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट भी कार्य करती है, और वह भी पूर्ण जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाती है, और साथ ही साथ स्वयं भी यह निश्चित या सुनिश्चित करती है कि जो भी संसाधन या जो भी समस्याएं या जो भी टेक्नोलॉजीज एक क्षेत्र में पहुंचाई जा रही है वो सही और उचित है या नहीं। नेक्स्ट, एक फीमेल असिस्टेंट का कार्य होता है कि परिवार नियोजन के बारे में एक महिलाओं को जाकर अवगत कराए और उन्हें बताए कि इसके क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि जिसमें कि वह बताती है कि वह अपने क्षेत्र में स्थित लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करती है। छोटे परिवार एवं बच्चों
मध्य 3 साल के अंतर के फायदे के बारे में बताती है, जिससे कि एक बच्चे और माँ दोनों को स्वस्थ रखा जा सके। 3 साल के गैप के अंतर्गत एक नवजात शिशु की पूर्ण ग्रोथ संभव है। इसी वजह से एक हेल्थ असिस्टेंट का कार्य होता है कि उन्हें पूर्ण अवगत कराए कि इसके क्या फायदे हैं, एक फैमिली प्लानिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए और कितना उनके बीच में या दो बच्चों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका कार्य होता है कि पर्यावरणीय स्वच्छता यानी कि इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में बताना, जो कि सेम मेल असिस्टेंट का भी कार्य होता है। और वह स्वयं भी जाकर इसकी समीक्षा करती है जगह जगह पर, साप्ताहिक यानी कि वीक में एक बार जाकर विजिट कर कर। साथ ही साथ एक जिस प्रकार से मेल असिस्टेंट टीकाकरण के बारे में, न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को जा जाकर अवगत कराता है और समीक्षा करता है, इसी प्रकार से फीमेल हेल्थ वर्कर का भी काम होता है कि वह एक समुदाय को या व्यक्ति विशेष को यह जानकारी दे कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में स्थित कुपोषित बच्चों 0 से 5 वर्ष तक की पहचान करती है एवं आवश्यकता अनुसार उन्हें चिकित्सकीय उपचार प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक स्वस्थ बच्चे के बीच में, 2 स्वस्थ बच्चों के बीच में लगभग 3 से 4 साल का अंतर होना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि उन्हें कुपोषण से बचाया जा सके और उन्हें पूर्ण न्यूट्रिशन, पूर्ण पौष्टिक आहार प्रदान किया जा सके। स्वास्थ्य कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं के लिए पर्याप्त पोषण एवं आयरन, फोलिक एसिड की गोली सुनिश्चित करती है। महिलाओं में आयरन की कमी बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से वह अस्वस्थ रहती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से गर्भवती, स्तनपान महिलाओं एवं बच्चों जो कि के पूरक आहार को सुनिश्चित करती है। हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत ना कि बच्चों को बल्कि गर्भवती महिलाओं या फिर स्तनपान महिलाओं को भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उनको पौष्टिक आहार की प्राप्ति कराई जाती है। जिसके अंतर्गत साथ ही साथ ऐसी जगहों पर या फिर इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमने पढ़ा कि विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता, टीकाकरण, पोषण का राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन पर जोर दिया गया। अब हम बात करें अगर जो हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बुक का चैप्टर जो पढ़ा है, इसके अंतर्गत किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में बताते हुए उसके लक्ष्य को निर्धारित करें। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के साथ साथ किस प्रकार से व्यक्तिगत स्वच्छता संभव की जा सकती है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे छोटे छोटे एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपसे पूछ सकते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के उद्देश्यों को बताएं या इनमें से कौन सा इसका लक्ष्य नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर में जितने भी नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनकी स्क्रीनशॉट लेकर उसको पूरा नोट डाउन कर उन्हें याद करना है